नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाठ्यपुस्तक पर आधारित दूसरा घटक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लघु कथाएँ। इसके रचनाकार एवं लेखक है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। लघु कथाएँ ये कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं। लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए हिंदी इतिहास, बीएड तथा पत्रकारिता में उपाधि प्राप्त की। आपका जन्म कहाँ हुआ? मंडला मध्य प्रदेश में। और एमए आपने इतिहास से भी किया है और हिंदी से भी किया है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी की विषय है। ज़्यादातर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जो लेखन लिखती हैं वो जागरूकता और अस्मिता की पहचान पर लिखती हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने के छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। प्रमुख कृतियाँ: बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत यात्रा स्मरण आदि। विद्या परिचय देख लेते हैं। लघु कथाएँ हिंदी साहित्य में प्रचलित विद्या है। ये गद्य की ऐसी विद्या है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्व पर परिपूर्ण है। यानी कथाएँ होती है लेकिन लघु यानी छोटी छोटी कथाएँ होती हैं। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेकर लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। कुछ लघु कथाकारों के नाम दिए गए जिसमें डॉक्टर कमल किशोर हैं, डॉक्टर सतीश दुबे हैं और संतोष सुपेकर हैं। पाठ परिचय। हमारा जो ये लघु कथाएँ हैं दो घटक में है। एक उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोट। सबसे पहले उषा की दीपावली। उषा की दीपावली लघु कथा जूठन छोड़ने लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन से संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। यानी अनाज की बर्बादी के बारे में बताती है। एक और थालियों में भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी थालियों में झूठा छोड़ देते हैं, तो दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है कि बहुत सारे लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने वाले, विविष्टा तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने और अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्याओं को इंगित करते हुए हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो चलिए सबसे पहले अ भाग देख लेते हैं हम, जो है उषा की दीपावली।
उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार पर से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। यहाँ पर शब्द आया है देहरी। देहरी का जो अर्थ होता है वो है दहलीज। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। ये दीपावली का एक त्यौहार चल रहा है जिसके अंदर पकवान जो थे इतने बने थे कि सारे घर में उसकी खुशबू चल रही थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। लेकिन जो उषा थी, जो 10 वर्ष की थी, उसे सिर्फ चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहते हैं कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों और घर आए मेहमानों के लिए। दादी उषा को समझा रही थी कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई यही आएगी। ये सब रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आने वाले मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड फटाके के कचरे से भरा हुआ था। यानी दीपावली में जो फटाके बजाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, उससे पूरा जो कंपाउंड था वो भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बों में ना डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषि बबन कंपाउंड से झाड़ू लगाते हुए हर रोज़ उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। उषा ने प्रश्न किया कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। खीसे को हाथ लगाते हुए बबन ने क्या कहा कि अच्छे से सेक लूँगा घर पर जाकर और आटे के दीपों को खा लूँगा। वो अन्न देवता है जिसे फेंकना नहीं चाहिए। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेट में से ज़रा सा टूंगने वाले और मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसी की आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी दावतों में मेहमान जो आते हैं वो थोड़ा सा खाना लेते हैं, बहुत सारा प्लेट में लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं। वे दौड़ती हुई घर आई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। जब उषा ने ये सुना और उसके हृदय जब भर आया तो वो दौड़ती हुई ऊपर जल्दी से अपने फ्लैट में गई और दौड़ती हुई सीढ़ियाँ वापस आई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवान की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। जितने पकवान थैली में भरकर उषा ने बबन को दी थी तो उषा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसके साथ साथ बबन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब दूसरा भाग जो है हमारा वो है मुस्कुराती चोट। ये भी एक लघु कथा है और दूसरा भाग है लघु कथाओं का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घर में बाबा बीमार थे।
उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वे सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। घर में बाबा बीमार थे और जो माँ थी वो क्या करती थी, बहुत सारी घरों में जाकर क्या करती थी, चौका बर्तन करती थी और उससे जो आता था वो सारा के सारा बाबा की दवाइयों में और घर के खाने पकाने में लग जाता था। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और जो बबलू था उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट चुकी थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी लालच जो थी वो बनी हुई थी, वो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचता रहता था। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। जब रद्दी में कुछ किताबें दे रहे थे घर के मालिक, तो वो देख रहा था कि वो किताबें उसे मिल जाएं। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। जो घर की मालकिन थी उसने प्रश्न किया बबलू से कि तू स्कूल नहीं जाता और तेरे माँ बाप अजीब है कि तुझे स्कूल नहीं भेजते। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। जैसे ही बबलू ने यह सुना कि अनपढ़ माँ बाप को कौन समझाए कि बाल मजदूरी अपराध है। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। यानी मेरे जो बप्पा हैं उन्होंने स्कूल भेजा था लेकिन किताबों के लिए पैसे ना थे। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वे इनसे उतनी पढ़ाई कर लेगा। ये बेटी ने कहा मालकिन की। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री दे देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। मालकिन ने उल्टा ही कहा कि हम पैसे तो दे देंगे, पैसे नहीं लेंगे, लेकिन ये जो है मालिक को पैसे जो है रद्दी के मालिक को बेच देगा किताबें और उससे चाट पपड़ी खा लेगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और दोबारा उठा, सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वे रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। यानी अब जब बबलू घर पर पहुंचा तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी किताबें निकाल कर रख ली ताकि, और वो बोरा लेकर वो कहाँ चला गया, दुकानदार के पास। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रह न गया, वे झल्ला उठा। जब दुकानदार को पता था, हिसाब पता था, तो उसने क्या कहा कि जा सामने की दुकान से चाय और वड़ा पाव खा ले, उसके बाद हम हिसाब करेंगे। लेकिन बबलू वहाँ से हलने को तैयार नहीं था। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपये खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसकी बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वे स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। डांटने लगा उसे दुकानदार, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसके पास अब किताबें थीं। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
जब दूसरे दिन वो चलने लगा तो मालकिन और उसकी बेटी मिली और उसके हाथ में किताबें भी थी। उसे सुबह कहे हुए अपने ही शब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसके आगे की पढ़ाई का खर्च वे उठाएंगी। मालकिन ने निश्चय कर लिया कि बबलू को पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए उसके आगे की पढ़ाई का खर्च मालकिन ही उठाएंगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। फैसला लघु कथा संग्रह से। इसका स्वाध्याय आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।